के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर रोल नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, फाइंड टोटल एंड परसेंटेज। इस क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि जावा में इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू किस तरह से एंटर की जाती हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ इनपुट करने को तो आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या एंटर कराना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने ले लिया इंटीजर टाइप का, नेम और एड्रेस ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, जेंडर ले लिया कैट टाइप का। हमने कहा कि अगर पर्सन मेल है तो एम प्रेस करे और फीमेल है तो एफ प्रेस करे। तो उसमें हमें एक कैरेक्टर एंटर करना है, तो जहाँ पे एक कैरेक्टर एंटर करना होता है वहाँ हम कैट तरह की वेरिएबल लेते हैं। मोबाइल नंबर हमने लॉन्ग टाइप का ले लिया। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, टोटल और परसेंटेज हमने ले लिए फ्लोट टाइप के। सबसे पहले हमने रोल नंबर एंटर किया, तो सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर रोल नंबर आर इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट जो है यहाँ पे रैपर क्लास है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी वैल्यू यूज़र कीबोर्ड से एंटर कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। तो नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग में वैल्यू एंटर हुई है उसको जो है इंटीजर में कन्वर्ट करके आर के अंदर स्टोर कर देगा। ऐसे ही हमें मोबाइल नंबर एंटर कराना है। मोबाइल नंबर किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का। तो लॉन्ग तरह की वैल्यू के लिए रैपर क्लास क्या होती है, नेक्स्ट लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग का L कैपिटल होगा। फिर हमें नेम एंटर कराना है, नेम है स्ट्रिंग टाइप का, तो SC डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट से आप एक वर्ड एंटर करा सकते हो, ठीक है। फिर एड्रेस में भी नेक्स्ट हमने वेरिएबल के थ्रू हमने एड्रेस एंटर करा लिया। इसके बाद हमें क्या एंटर कराना है, जेंडर। जेंडर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। तो कैरेक्टर वैल्यू कैसे एंटर होती है, SC डॉट नेक्स्ट। आपको पता है नेक्स्ट से एक वर्ड एंटर होता है, डॉट कैरेट 0 मीन्स जो भी वर्ड यूज़र ने एंटर किया है उसकी कैरेक्टर एट 0 पोजीशन में जो भी कैरेक्टर है वो G के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंटर कराए जो कि फ्लोट टाइप के हैं, तो SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। फिर हमने टोटल निकाला। टोटल कैसे आएगा, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, टोटल इक्वल्स टू A + B + C, परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके बाद हमने सारी चीज़ें प्रिंट करा दी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN से क्या होगा कि जो भी वैल्यू यूज़र प्रिंट करेगा वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होंगी आपकी कंपाइलर विंडो में या टर्मिनल विंडो पे। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। नो सिंटेक्स एरर, यानी प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। इसको हमने क्लोज किया। इसको रन कैसे करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक, वॉइड मेन और ओके। तो सबसे पहले क्या पूछा है, एंटर रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने एंटर किया 1, मोबाइल नंबर 0, ये मोबाइल नंबर एंटर हुआ, नेम एंटर हुआ, एड्रेस एंटर हुआ, जेंडर में हमने M प्रेस किया, डेट इज़ मेल के लिए। उसके बाद हमने मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स डाले, तो इसने सारी चीज़ें प्रिंट की, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, टोटल और परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स का यूज़ किया है। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट जो है, जहाँ पे फ्लोट का F स्मॉल है, यहाँ पे ये जो फ्लोट है वो डेटा टाइप है, और जहाँ पे फ्लोट का F कैपिटल है वो एक रैपर क्लास है। देखो हम लोगों ने फ्लोट का F कैपिटल कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्लोट लिखा है इसका F कैपिटल है, यानी ये एक रैपर क्लास है। और जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उस समय F कैपिटल होता है, F स्मॉल होता है फ्लोट का। तो यहाँ पे ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉल F वाला फ्लोट आपका डेटा टाइप है और कैपिटल F वाला फ्लोट आपका रैपर क्लास है। अब कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो जान लेते हैं। जिसमें सबसे छोटा डेटा टाइप होता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप आपकी 1 बिट की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद आता है कैर। कैर जो है 2 बिट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। शॉर्ट 2 बिट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद आता है आपका INT जो कि 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये बाइट्स होंगे, ठीक है। फिर आएगा फ्लोट जो भी 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
फिर आता है आपका लॉन्ग, जो कि 8 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और फिर आता है डबल, वो भी आपकी 8 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं, और कौन सा डेटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड है, दैट इज इफ। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम एंड सेल्स ऑफ अ सेल्समैन एंड कैलकुलेट द कमीशन अकॉर्डिंगली। मीन्स आपको नेम और सेल्स ऑफ अ सेल्समैन एंटर कराना है और इस हिसाब से उसकी कमीशन जनरेट करनी है। यानी अगर उसने सेल की अप टू 2500 तो उसकी कमीशन होगी 10%, 2500 से 5000 है तो 15%, और अबव 5000 है तो 20% कमीशन। ठीक है, जिसमें नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और सेल और कमीशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आपकी रहेगी फ्लोट टाइप की। तो सबसे पहले हमने नाम एंटर कराया sc.next से, फिर system.out.print एंटर सेल्स, सेल्स हमारे फ्लोट टाइप का है। फिर यहाँ पे हमने चेक किया इफ से, यानी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से, कि अगर जो सेल अमाउंट है इज लेस देन 2500 है तो कमीशन इज 10%। तो 10% कैसे निकालेंगे, सेल इंटू 10/100 से। फिर अगर सेल 2500 से 5000 के बीच में है तो सेल का 15% कमीशन है, और अबव 5000 है तो 20% कमीशन है। तो 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे, s इंटू 20/100। इसके बाद हमने कमीशन को प्रिंट कर दिया। अब इसको भी हम रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, यानी इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो ये एंटर नेम, हमने नेम एंटर किया ललित, इसकी सेल एंटर की हमने 1200, तो लेस देन 2500 तो 5% कमीशन था, 10%, तो वो आ रहा है, द कमीशन इज 120। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। ये भी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड है। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट मतलब होता है इफ, और आइटरेशन कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है जो प्रोग्राम लूप से होते हैं, डेट इज वाइल, डू वाइल, फॉर, ये सब आइटरेशन कंस्ट्रक्ट हैं। और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में आपका इफ आता है। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड कैलकुलेट द बिल अकॉर्डिंगली। यानी अगर यूनिट कंज्यूम लेस देन 100 है तो बिल वैल्यू इज फ्री। इसके नेक्स्ट अगर हम 50 यूनिट्स और कंज्यूम करें तो 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आए। उसके भी नेक्स्ट 50 यूनिट्स और कंज्यूम करें तो 3 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिल आए। और अबाउट 200 यूनिट्स अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिल आए। यानी इसमें हमें एंटर क्या कराना है, यूनिट एंटर कराने हैं और बिल जनरेट करना है अकॉर्डिंगली। तो यूनिट और बिल हमने फ्लोट टाइप का ले लिया, और कस्टमर का नाम स्ट्रिंग टाइप का ले लिया। तो सबसे पहले हमने नाम एंटर कराया, system.out.print एंटर नेम, और n इक्वल्स टू sc.next। नेक्स्ट से आपका स्ट्रिंग वैल्यू एंटर होती है। इसके बाद हमने यूनिट्स एंटर कराए। यूनिट्स हमने फ्लोट टाइप का लिए हुए हैं, तो यहाँ भी या हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट एंटर कराए sc.next int से। फिर हमने चेक किया अगर यूनिट इज लेस देन 100 है, लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो बिल क्या है, फ्री है। फ्री मतलब 0, तो बिल इक्वल्स टू 0। फिर हमने चेक किया एल्स इफ अगर यूनिट इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 150 तो बिल कितना है, यानी अबव अगर 100 यूनिट है और 150 से कम है तो 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो पहले 100 यूनिट तो फ्री हो गए, तो पहले 100 यूनिट के हमने 0 लिख दिए। अब यहाँ पे हमने कितने यूनिट का फ्री लिखा, 100 यूनिट का। तो यूनिट में से हमने 100 माइनस किया क्योंकि 100 यूनिट तो फ्री थे, जो भी बचे यूनिट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर इसके भी नेक्स्ट अगर 50 यूनिट्स और कंज्यूम हो, यानी इसके नेक्स्ट 50 क्या होंगे, 150 से ज़्यादा और 200 से कम। तो हमने चेक किया एल्स इफ अगर यूनिट इज़ ग्रेटर देन 150 एंड लेस देन 200, यानी अगर हम इस पोजीशन पे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, आप जिस पोजीशन पे होगे उसके ऊपर वाले आपको यूनिट्स को की वैल्यू को फिक्स करते जाना है। अभी हम इस पोजीशन में हैं और इसके पोजीशन के ऊपर 100 यूनिट्स हैं जो कि फ्री हैं, और 50 यूनिट्स हैं 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो अगर 150 से लेस देन इक्वल्स टू 200 है तो पहले 100 यूनिट तो फ्री, इसके नेक्स्ट 50 यूनिट के 50 इंटू 2 ये फिक्स हो गए। अब यहाँ पे हमने कितने यूनिट का फिक्स कर दिया, 150 यूनिट का। तो यूनिट्स में से हमने 150 माइनस किया, जितना बचा उसको इंटू 3 कर दिया।
ठीक है। और एल्स मतलब अगर अबाउट 200 यूनिट्स हैं, यानी अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो हमारा क्या क्या फिक्स हो जाना चाहिए, 0 रुपीज़ से ये फिक्स हो जाना चाहिए, 50 इंटू 2 से ये फिक्स हो जाना चाहिए और 50 इंटू 3 से ये फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एल्स में आ जाएगा एल्स बिल इक्वल्स टू 0 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 3 प्लस यहाँ पे कितने यूनिट का हमने फिक्स कर दिया, 200 यूनिट्स का। तो यूनिट में से हमने 200 माइनस किया, जो भी बचा इंटू 5 कर दिया। इसके बाद हमने बिल प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये वाला इफ़ और एल्स का प्रोग्राम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो जब हमने प्रोग्राम को रन किया, ये पूछ रहा है एंटर नेम। नेम मीन्स नेम ऑफ द कस्टमर। हमने डाला नितिन। उसने कितने यूनिट कंज्यूम किए, हमने कहा 80 यूनिट। तो अगर 80 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका बिल क्या है, 0 है। फिर से रन करके देखते हैं इसी प्रोग्राम को। हमने कस्टमर का नाम लिखा नितिन और इसने इस बार कंज्यूम किया 104 यूनिट, 104, जिसमें पहले 100 यूनिट तो फ्री हैं, बाकी बचे 4 यूनिट और 4 यूनिट इंटू 2 डेट इज 8 रुपीज़ आना चाहिए। तो द बिल इज 8। ठीक है, तो ये था आपका इफ एल्स। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, ये है स्विच केस से। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर डे नंबर एंड प्रिंट इट्स कॉरस्पॉन्डेंट वीक डे। यानी आपको एक नंबर एंटर कराना है और अगर नंबर एंटर हुआ 1 तो हम चाहते हैं प्रिंट हो मंडे, 2 एंटर हुआ तो ट्यूसडे, 3 एंटर हुआ तो वेडनेसडे, यूजिंग स्विच केस। तो हमने एक नंबर एंटर कराया, नंबर किस फॉर्मेट में होगा, इंटीजर फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे हमने लिखा स्विच एन, और स्विच को हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अगर। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू केस 1, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या प्रिंट करे, मंडे। हर केस के साथ एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जैसे सपोज करो n में वैल्यू एंटर हुई 1, तो इसने किया मंडे प्रिंट। इसके बाद अगर हमने बहुत सारे केसेस और लिख रखे होंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इन सबको इग्नोर करके आपको स्विच के बाहर कर देगा। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू 2 हुई तो केस 2 तो ट्यूसडे, केस 3 तो वेडनेसडे, केस 4 तो थर्सडे एंड सो ऑन। अब किसी ने सपोज करो वीकडे में एंटर कर दिया 9, तो 9 तो कोई वीकडे होता ही नहीं है, तो वो एल्स में जाएगा। एल्स मतलब वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा और ये प्रिंट क्या करेगा, रॉन्ग डे एंटर्ड। ठीक है, तो ये होता है स्विच केस का फॉर्मेट। स्विच के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वेरिएबल पुट करेंगे वो 2 ही तरह का हो सकता है, या तो वो इंटीजरल हो सकता है या कैरेक्टर वैल्यू। यानी ये जो स्विच का ये ब्रेसेस है, ये सिर्फ 2 ही तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, या तो इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। नो सिंटेक्स एरर, क्लोज किया। हमने नंबर एंटर किया 1, तो क्या लिख के आ रहा है, मंडे। अब अगर हमने एंटर किया 7 तो संडे, और अगर हम 7 से ऊपर कोई भी डे एंटर करेंगे तो आएगा रॉन्ग डे एंटर्ड, यानी वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। ठीक है, अब अगर हम स्विच केस में कुछ कुछ जगह ब्रेक लिखना अगर भूल जाते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे केस 1 लिखा, मंडे लिखा और यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, और केस 2 में भी ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि इस तरह के आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब अगर यूज़र एंटर करेगा 1, अब 1 एंटर किया तो उसने मंडे प्रिंट किया, लेकिन केस 1 में ब्रेक नहीं लगाए तो वो केस 2 में भी जाएगा और ट्यूसडे भी प्रिंट करेगा। यहाँ भी ब्रेक नहीं लगा तो ये वेडनेसडे भी प्रिंट करेगा। यानी अब अगर हम n की वैल्यू 1 एंटर करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे के बाद उसको ब्रेक मिलेगा तब वो लूप के ये स्विच के बाहर करेगा हमें। तो देखते हैं, तो अगर नंबर एंटर किया 1 तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मंडे केस 1 में ही ब्रेक नहीं है, केस 2 में भी ब्रेक नहीं है, केस 3 में ब्रेक है, तो उसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रिंट किया, उसके बाद जो है ब्रेक करके बाहर आ गया। ठीक है, तो अगर हम स्विच केस में केस के बाद ब्रेक लिखना भूल जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ केसेस इज मोर देन नंबर ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फॉल थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका आइटरेशन कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम है, यानी लूपिंग से रिलेटेड, और इसमें हम कौन से लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप का।
हमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें एक नंबर एंटर कराना है और ये चेक करना है वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके कितने डिवाइजर्स हैं, 1 और 7, यानी इसके 2 ही डिवाइजर्स हैं। 11 भी प्राइम है क्योंकि इसके कितने डिवाइजर्स हैं, 2, 1 और 11। तो हमें क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है और उसके डिवाइजर्स काउंट करने हैं। अगर डिवाइजर 2 या 2 से अधिक हैं तो नंबर प्राइम है, नहीं तो वो नॉट प्राइम नंबर है। तो देखते हैं, हमने एक नंबर एंटर कराया n में जो कि इंटीजर वैल्यू है, i ले लिया लूप चलाने के लिए और c ले लिया नंबर के डिवाइजर्स को काउंट करने के लिए। तो अगर हमें किसी भी नंबर के डिवाइजर्स चेक करने हैं, जैसे सपोज करो हमें 10 के डिवाइजर चेक करने हैं, तो हम उसको कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, 1 से 10 तक। 20 के करने हैं तो 1 से 20 तक, और n के डिवाइजर चेक करने हैं तो उसको 1 से n तक का चेक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक फॉर का लूप चलाया, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, यानी ये लूप 1 से उस नंबर तक का चलेगा। अब जैसे 10 के डिवाइजर्स होते हैं 1, 2, 5 और 10। हमने 5 को 10 का डिवाइजर क्यों बोला, क्योंकि 5 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी वो पर्टिकुलर नंबर उस पर्टिकुलर नंबर का डिवाइजर होगा। तो हमने 1 से n तक का लूप चलाया, हमने चेक किया अगर नंबर को 1 से 2 से 3 से सबसे डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी वो नंबर उसका डिवाइजर है, और डिवाइजर्स को हमें क्या करना है, काउंट करना है। काउंटिंग हमेशा 1 by 1 होती है। तो हमने चेक किया अगर n mod i इज डबल इक्वल्स टू 0, यानी अगर वो नंबर उसका डिवाइजर है, तो c प्लस प्लस यानी c की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, तो ये c की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर हम नंबर लिया 7, तो 7 के केस में ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी, सिर्फ 2 बार। कौन कौन सी बार, एक तो 7 पे और एक 1 पे। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और 7 के 2 ही डिवाइजर्स है, 1 और 7। 11 के केस में ये 1 और 11 में ही ट्रू होगी। तो हमने चेक किया कि इफ c इज डबल इक्वल्स टू 2 तो नंबर इज प्राइम, एल्स नॉट प्राइम। मीन्स हमने एक नंबर एंटर कराया, उसके डिवाइजर्स को काउंट कर लिया, अगर उसके डिवाइजर 2 हैं तो नंबर प्राइम है, नहीं तो वो नॉट प्राइम है। तो इसको रन करके देखते हैं। एंटर नंबर, हमने नंबर एंटर किया 7, तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन 10 प्राइम नहीं है क्योंकि उसके 4 डिवाइजर्स हैं। तो अगर नंबर देंगे 10 तो वो नॉट अ प्राइम नंबर है। तो ये था प्राइम नंबर का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, ये भी आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड है। ये परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके डिवाइजर्स है 1, 2 और 3, यानी इसके सारे डिवाइजर्स ऐड करने पे अगर वही नंबर आ रहा है तो 6 के डिवाइजर्स है 1, 2 और 3, लेकिन हमें 6 को 6 का डिवाइजर नहीं मानना है। ठीक है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। 28 भी एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके डिवाइजर्स है 1, 2, 4, 7 और 14। इन सबको ऐड करेंगे तो 28 ही आएगा। तो हमें एक नंबर एंटर कराना है, इस बार उसके उस नंबर के डिवाइजर्स का हमें सम निकालना है। अगर डिवाइजर्स का सम इक्वलेंट टू द नंबर है तो वो परफेक्ट नंबर है, नहीं तो वो नॉट अ परफेक्ट नंबर है। तो हमने एक नंबर एंटर कराया n में, i ले लिया लूप चलाने के लिए, s ले लिया उसके डिवाइजर्स का सम निकालने के लिए, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, नंबर एंटर कराया, लूप हमने 1 से लेस देन n तक चलाया। इक्वल टू n क्यों नहीं चलाया, क्योंकि हमें 6 को 6 का डिवाइजर या उस नंबर को नंबर का डिवाइजर नहीं मानना है। तो जैसे अगर हमें 6 के डिवाइजर्स चेक करने हो और हमें 6 को 6 का डिवाइजर नहीं मानना है तो हमें 1 से 5 तक का ही लूप चलाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लेस देन n तक का लूप चलेगा। यहाँ पे डिवाइजर वैसे ही निकाला, इफ n mod i इज डबल इक्वल्स टू 0 तो s इक्वल्स टू s प्लस i, हमने उसके डिवाइजर्स का सम निकाल लिया। फिर हमने चेक किया अगर डिवाइजर्स का सम इक्वलेंट टू द नंबर है, यानी अब डिवाइजर्स का सम किस में है, s में, नंबर है n में। अगर ये दोनों सेम है तो नंबर इज परफेक्ट, एल्स नंबर इज नॉट परफेक्ट। तो इसको रन करके देखते हैं। नो सिंटैक्स एरर, क्लोज किया। हमने नंबर एंटर कराया 6, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। और अगर हम नंबर एंटर कराएं 12 तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि इसके डिवाइजर्स का सम इक्वलेंट टू द नंबर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ये आपका फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फिबोनाची सीरीज़ क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज़ होती है जैसे हमने पहले 2 टर्म एंटर कराए 0 और 1, ये लास्ट के 2 टर्म ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनाता है, यानी 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड सो ऑन।
यानी आपको लास्ट के दो टर्म्स ऐड करते जाना है और नेक्स्ट टर्म बनाते जाना है, ठीक है। तो अब जैसे हमने बोला कि फिबोनाची सीरीज के स्टार्टिंग के 5 टर्म लिखो, तो हम कौन से लिखेंगे? 0 1 1 2 3। हमने कहा इन टर्म्स को गिनो, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। यानी फिबोनाची सीरीज में जो आपका लूप चलेगा वो किस लिए चलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। जैसे हमने बोला फिबोनाची सीरीज के 5 टर्म प्रिंट करो, तो हम 1 से 5 तक का लूप चलाएंगे। 20 टर्म प्रिंट करो तो 1 से 20, और n टर्म प्रिंट करो तो 1 से n तक का लूप चलेगा। यानी फिबोनाची सीरीज में जो आपका लूप चलेगा वो किस लिए चलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक int टाइप का n वेरिएबल लिया लूप चलाने के लिए, i ले लिया लूप चलाने के लिए, n है आपका लिमिट के लिए। दो वैल्यू को हमने इनिशलाइज कर दिया, यानी पहले दो टर्म्स को इनिशलाइज कर दिया, a = 0 और b = 1। यानी a की वैल्यू 0 रख ली, b की वैल्यू 1 रख ली, ठीक है। और c ले लिया इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के लिए। सबसे पहले हमने लिमिट एंटर कराया, हमने किया SOP एंटर लिमिट, और लिमिट को हमने n के अंदर स्टोर कर दिया। इसके बाद हमने कोई लूप नहीं चलाया, हमने लूप से पहले ही SOP A और SOP B कर दिया, यानी A और B की वैल्यू हमने इनिशलाइज कर रखी थी। तो इस कंपाइलर विंडो में या टर्मिनल विंडो में आपका 0 और 1 प्रिंट हो गया। अब क्योंकि हम 2 टर्म प्रिंट कर चुके हैं, जैसे किसी ने बोला फिबोनाची सीरीज के 5 टर्म प्रिंट करो, तो 2 टर्म तो हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं, बाकी हमें कितने टर्म प्रिंट करने हैं? सिर्फ 3 टर्म प्रिंट करने हैं। तो अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे 1 से n-2। n-2 तक का क्यों चलाया? क्योंकि 2 टर्म्स तो हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लूप चल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अब इस लूप के अंदर हमने क्या किया? c = a + b। देखो a के अंदर है 0 और b के अंदर है 1, तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करके इसने c में डाला, यानी c की वैल्यू अब क्या हो गई? 0 + 1 दैट इज 1। हमें प्रिंट भी नेक्स्ट टर्म 1 ही करना है, तो इसने 1 प्रिंट किया। जैसे ही 1 प्रिंट किया, अब हमने कर दिया a = b। अब a वाली वैल्यू b वाली बन जाए एंड b = c, b वाली वैल्यू c वाली बन जाए। यानी अब a की वैल्यू 1 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, और b की वैल्यू भी 1 होगी। फिर ऊपर गया c = a + b। अब c के अंदर क्या आया? 1 + 1 दैट इज 2, तो इसने 2 प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट किया a = b, अब a वाली वैल्यू 1 हो गई एंड b = c, b वाली वैल्यू 2 हो गई। फिर ये ऊपर जाएगा c = a + b। अब a के अंदर है 1 और b के अंदर है 2, अब c के अंदर क्या आया? 3 एंड सो ऑन। ये होती है आपकी फिबोनाची सीरीज। इसको भी हम रन करके देखते हैं। एंटर लिमिट, हमने कहा फिबोनाची सीरीज के स्टार्टिंग के 10 टर्म्स प्रिंट करो, तो यहाँ पे हमने 10 दिया, एंटर किया, तो ये फिबोनाची सीरीज के स्टार्टिंग के 10 टर्म्स प्रिंट हो गए, ठीक है। ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, और ये भी प्रोग्राम आइटरेशन कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये लूप से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम 8। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है? जैसे हमने नंबर एंटर कराया 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करके जो आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। यानी 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? = 120। यानी अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें फॉर का लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा? 1 से 5 तक का। 10 का निकालना है तो 1 से 10, और n का निकालना है तो 1 से n। यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा? 1 से उस नंबर तक का। तो हमने एक नंबर एंटर कराया, n ले लिया नंबर एंटर कराने के लिए, i ले लिया लूप चलाने के लिए, और f ले लिया फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, जो कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना पड़ेगा। अब हमने लूप चलाया 1 से n तक का। अब हमें 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी 1 2 3 4 5 किसकी वैल्यू है? i की, और ये सारी i की वैल्यू हमें किस में मल्टीप्लाई करते जाना है? f में। तो यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए f = f × i कर दिया, और लूप के बाहर हमने फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसको भी रन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल, इसको हमने एज अ कमेंट ट्रीट किया हुआ है। अगर हमें एक सिंगल लाइन को एज अ कमेंट ट्रीट करना है, तो हम लाइन से पहले डबल स्लैश लगाएंगे। डबल स्लैश से एक सिंगल लाइन कमेंट में कन्वर्ट होती है, और अगर हमें मल्टीपल लाइन करनी होती है तो हमें /*, और इसके बाद हम जितनी भी लाइनें लिखते जाएंगे, और लास्ट में हमें */ लगाना होगा। */ से मल्टीपल लाइंस को हम जो है एज अ कमेंट ट्रीट कर सकते हैं, और अगर हमें सिंगल लाइन को एज अ कमेंट ट्रीट करना है तो डबल स्लैश से होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। अब नंबर एंटर कराया हमने 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। 6 रखेंगे तो उसका 720 आना चाहिए, तो ये वाला प्रोग्राम भी ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं।
अब इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। हमें एक नंबर एंटर कराना है और उसके डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, अब जैसे हमने एक नंबर एंटर कराया 345, तो इसके डिजिट्स का सम क्या आएगा, 5 + 4 + 3 दैट इज 12। यानी हमें एक नंबर एंटर कराना है, उसका एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है और उन सारे डिजिट्स का हमें सम भी निकालना है। तो जब भी हमें नंबर के एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, जब भी हमें नंबर के एक एक डिजिट को अलग अलग करना होता है, तो हम वो वाइल लूप से करते हैं। हमने एक नंबर एंटर कराया, हमने लूप चलाया वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। हमने कहा जब तक n की वैल्यू 0 से या पॉजिटिव वैल्यू है, तब तक इस लूप में जो चीज़ हम लिखते हैं वो बार बार परफॉर्म होता रहे। सपोज करो नंबर एंटर हुआ 345। अब 345 इज़ ग्रेटर देन 0, लूप के अंदर आया। अब k = n mod 10, यानी इसने 345 को 10 से मॉड किया। अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड करते हैं तो हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलता है। अगर हम 345 को 10 से मॉड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, क्योंकि उसका रिमाइंडर 5 आएगा। तो k के अंदर क्या आया, 5, यानी लास्ट डिजिट आया। लास्ट डिजिट को सपोज करो हमने प्रिंट भी कर दिया, system.out.println k। डिजिट किस में एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है, k में। डिजिट का हमें सम चाहिए, तो s = s + k, सम में उस डिजिट को ऐड कर दिया, यानी इसमें क्या ऐड हुआ, 5 ऐड हो गया। फिर n = n/10। अब अगर हम 345 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट कितना मिलेगा, 34। फिर ये ऊपर जाएगा क्योंकि लूप चल रहा है। अब यहाँ पे नंबर क्या आया, 34। अब इसने चेक किया क्या 34 ग्रेटर देन 0 है k = n mod 10। अब k के अंदर क्या आया, 4, इसने 4 प्रिंट किया और सम में जोड़ दिया। फिर n = n/10। अब नंबर कितना बचा, 3। फिर से ये ऊपर गया क्योंकि लूप चल रहा है। अब यहाँ पे नंबर क्या पास हुआ, 3 ग्रेटर देन 0 है, k = 3 mod 10। 3 mod 10 इज 3, इसने 3 प्रिंट किया और वो भी सम में जोड़ दिया। फिर n = n/10, n हो गया पॉइंट में हो गया तो 0 हो गया, 0 हो गया तो ये वाला लूप खत्म हो गया। जब लूप खत्म हुआ तो डिजिट का सम किस में है, s में। हमने डिजिट का सम प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। तो इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, क्लोज किया, रन करते हैं। हमने नंबर एंटर कराया 345, तो इसने 543 प्रिंट किया और उसके डिजिट्स का सम दैट इज़ 12 भी प्रिंट किया। ठीक है, तो जब भी हमें नंबर के एक एक डिजिट पे वर्क करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, वाइल लूप का। और वाइल लूप आपका एक एंट्री कंट्रोल लूप है। वाइल लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है और डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो ये कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको रिवर्स करने पे सेम वैसा ही आए। जैसे 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो भी 121 ही आएगा। 1441 ये भी जो है एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि इसको अगर रिवर्स करेंगे तो 1441 ही आएगा। तो हमें एक नंबर एंटर कराना है, उसके डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके उन डिजिट्स को रिवर्स कर देना है। और अगर रिवर्स नंबर इक्वलेंट टू द ओरिजिनल नंबर है तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो वो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर है। तो हमने एक नंबर एंटर कराया, जैसे n में नंबर एंटर हुआ, सपोज करो 154, जो कि पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, नॉट पैलिंड्रोम। तो हमें क्या करना है, 154 नंबर है, पहले इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करके क्या आना चाहिए, 451। अब देखो वो रिवर्स कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हमने z = n कर दिया। देखो z की वैल्यू n के अंदर सपोज करो 154 है, तो z के अंदर भी क्या आ गया, 154। यानी अब ओरिजिनल नंबर n में भी है फिलहाल और z में भी है। अब हमने लूप चलाया वाइल n इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक तो इस लूप में जो जो चीज़ कर दें वो बार बार परफॉर्म हो। सबसे पहले हमने क्या किया, k = n mod 10। k के अंदर क्या आया, 4। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मॉड करोगे हमेशा उसका लास्ट डिजिट आएगा। हमने r की वैल्यू 0 ली हुई है, इसने क्या किया, 0 × 10 + 4। 0 × 10 इज 0 + 4 इज 4। अब r की वैल्यू क्या हो गई, 4। n = n/10, n बचा 15। फिर ऊपर गया, 15 इज ग्रेटर देन 0, 15 mod 10। अब k के अंदर क्या आया, 5। r के अंदर क्या पड़ा था, 4। अब इसने किया 4 × 10 दैट इज 40 प्लस k की वैल्यू दैट इज 5, हो गई 45। अब r की वैल्यू क्या हो गई, 45। n = n/10, n बचा 1।
फिर ऊपर गया 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 mod 10 1, आर के अंदर है 45, इसने किया 45 इंटू 10 दैट इज 450 प्लस 1 हो गया 451, एन इक्वल्स टू n/10, एन हो गया 0। जब 0 हो गया तो ये लूप खत्म हो गया। जब लूप खत्म हुआ आर के अंदर क्या है 451, यानी ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, जो भी नंबर यूजर एंटर करा रहा है ये फॉर्मूला उसको रिवर्स कर दे रहा है। यानी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, यानी जब ये लूप खत्म होगा तो उल्टा नंबर किस में आ गया, आर में, और सीधा नंबर हमारा किस में पड़ा हुआ है, एन में। लेकिन एन तो 0 हो गया क्योंकि हमने लूप चलाया जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यानी जब ये लूप खत्म होगा आर के अंदर रिवर्स नंबर आ गया होगा, एन तो हो गया 0, लेकिन एन की ओरिजिनल वैल्यू किस में पड़ी हुई है, जेड में। तो यानी जब ये लूप खत्म होगा उल्टा नंबर आ गया आर में और सीधा नंबर किस में पड़ा हुआ है, जेड में। तो अब अगर हमें चेक करना है कि अगर उल्टा नंबर बराबर सीधा नंबर है तो उल्टा नंबर है आर में और सीधा नंबर है जेड में। अगर ये दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम नंबर है, एल्स वो नॉट पैलिंड्रोम नंबर है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी नंबर के डिजिट्स पे वर्क करना होगा, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा जो नंबर लॉजिक से आएगा। तो नंबर लॉजिक से या तो प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, और अगर नंबर के डिजिट्स पे वर्क करना होगा तो आप वाइल का यूज़ करोगे। तो ये सारे लूप्स आपको पता होने चाहिए अगर आप बोर्ड का पेपर अभी देने जा रहे हो तो, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। हमने नंबर एंटर कराया 121, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है क्योंकि इसको रिवर्स करने पे 121 ही आएगा। और अगर हम कोई और नंबर एंटर कराते हैं, हमने नंबर एंटर कराया 687, तो ये नॉट पैलिंड्रोम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है। यानी अगर हमें इस तरह का पैटर्न बनाना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें हमने मल्टीपल लाइंस में कमेंट लगाया है, तो हमने क्या यूज़ किया, स्लैश एस्ट्रिक्स और लास्ट में एस्ट्रिक्स स्लैश, ठीक है। तो जब भी पैटर्न का प्रोग्राम आए, तो जब भी कोई भी पैटर्न 2 लूप से बनेगा। पहला लूप चलेगा आई का, जो चलेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए, इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है 5। और दूसरा लूप चलेगा जे का, जो नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटिंग के लिए चलता है। तो जब लाइन 1 है तो 1 टाइम प्रिंट हो रहा है, जब लाइन 2 है तो 2 टाइम प्रिंट हो रहा है, जब लाइन 3 है तो 3 टाइम, जब लाइन 4 है तो 4 टाइम, और जब लाइन 5 है तो 5 टाइम प्रिंट हो रहा है। यानी प्रिंटिंग किस पे डिपेंडेंट है, आई पे। और प्रिंटिंग हो किससे रही है इसमें, जे से। यानी जे का लूप इसमें हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहेगा, आई पे। तो हमने 2 वेरिएबल लिए आईएनटी टाइप के, आई और जे दोनों लूप के लिए लिए। और ये आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड प्रोग्राम है, नेस्टिंग से रिलेटेड। हमने आई का लूप चलाया नंबर ऑफ लाइंस के लिए, लाइंस कितनी है 5, तो आई का लूप 1 से 5 तक का चलाया। और जे चलेगा नंबर ऑफ टाइम प्रिंटिंग के लिए, और जे का लूप हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहेगा, आई पे। अब हमने फॉर जे का लूप चलाया 1 से और किस पे डिपेंडेंट कर दिया, आई पे, ठीक है। एसओपी जे किया और जैसे ही लूप खत्म हुआ यहाँ पे हमने एलएन कर दिया कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अब देखते हैं, आई का वैल्यू है पहले 1, लूप के अंदर आया। अब जे का लूप चला 1 से आई तक, यानी 1 से 1 तक, 1 से 1 तक इसने क्या प्रिंट कर दिया, 1। ये 1 प्रिंट हो गया। जैसे ही जे का लूप खत्म हुआ इसको एलएन मिला, एलएन से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया आपका। फिर आई की वैल्यू क्या हुई 2। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आई की नई वैल्यू आएगी जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा। अब जे कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, और कहाँ तक चला, 2 तक, 1 से 2 तक। तो इसने क्या प्रिंट किया, 1 2, एलएन हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आया। आई की वैल्यू हुई 3, तो ये 1 से 3, तो इसने 1 2 3 प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू होगी 4, तो ये 1 से 4 दैट इज 1 2 3 4। आई की वैल्यू हुई 5, तो ये 1 से 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई चलेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए, जे चलता है नंबर ऑफ टाइम प्रिंटिंग के लिए, और जे का लूप हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहेगा, आई पे। तो देखते हैं पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो पूरा पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे हमें 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5 5 5 5 5 चाहिए। तो जब 1 1 2 1 2 3 चाहिए होता था तो हमें किसको प्रिंट कर रहे थे, जे को। जब हर लाइन में कॉमन एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4, तो हम एसओपी जे ना करके क्या करेंगे, एसओपी आई को प्रिंट करेंगे। तो अगर कॉमन एलिमेंट्स प्रिंट करने हो तो आई को प्रिंट किया जाता है। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है। अगर हम ना आई प्रिंट करें ना जे, हम एस्ट्रिक्स प्रिंट करें, तो ये 1 एस्ट्रिक्स, फिर 2 एस्ट्रिक्स, फिर 3 एस्ट्रिक्स, इस तरह से प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जब 1 1 2 1 2 3 प्रिंट करना होता है तो हम जे की वैल्यू प्रिंट करते हैं। अगर हर लाइन में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 3 3, तो आई प्रिंट करते हैं। अब सपोज थोड़ा हमें इस तरह से प्रिंट करना है 1
फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 11 12 13 14 15 ऐसे प्रिंट करना है। तो इसमें ना हम आई प्रिंट करेंगे ना जे, एक तीसरी वैल्यू टी की वैल्यू ले लेंगे, टी की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, आई और जे का लूप वैसे ही चलाएंगे, अपना आई प्रिंट होगा ना जे, क्या किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, टी की, और टी की वैल्यू लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे टी प्लस प्लस से। अब ये 1 फिर 2 3 फिर 4 5 6 इस तरह से चलेगा। देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेस्टिंग। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एरे से, क्योंकि एरे का भी एक प्रोग्राम बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। एरे क्या होता है, लिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एन एलिमेंट्स इन एन एरे। हमें एक एरे में एन एलिमेंट्स एंटर कराने हैं, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट यूजर ने एंटर किए हैं उन सबका सम भी करना है। तो सबसे पहले तो हमने लिमिट एंटर कराई, मीन्स हमने यूजर से पूछा आपको एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स एंटर कराने हैं। जैसे सपोज करो लिमिट एंटर हुई 5, तो int a इक्वल्स टू न्यू int n, ये वाली लाइन क्या करेगी, इसने a को इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन किया और उसमें n मेमोरी एलोकेट कर दी। यानी अब a एरे के अंदर कितने एलिमेंट जा सकते हैं, n। अगर n की वैल्यू है 5 तो a एरे में 5 एलिमेंट जा सकते हैं। अगर n की वैल्यू 10 है तो a एरे में 10 मेमोरी एलोकेट हो गई। और एरे जो है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। अब आपको पता है कि एरे जो है एक रेफरेंस डेटा टाइप है, और जब भी हम किसी रेफरेंस डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो न्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमने एरे को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ किया, न्यू कीवर्ड का। अब हमने लूप चलाया, 0 से n तक का लूप चलाया। अगर हमें एक एरे में n एलिमेंट्स एंटर करने हैं और हमें पता है कि एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पोजीशन पे होता है, तो हमने 0 से लेस देन n तक का लूप चलाया। हमने कहा एंटर एलिमेंट। अब जो भी यूज़र एलिमेंट एंटर करेगा वो a के 0, फिर a के 1, फिर a के 2, a के 3 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ स्टोर होती हैं एक एरे के अंदर। अब हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, एज वेल एज उन सारे एलिमेंट का सम भी करना है। तो फिर से हमने लूप चलाया, 0 से n तक का लूप चलाया। SOP क्या किया, a ऑफ i की वैल्यू होगी 0, तो a के 0 यानी जो पहला एलिमेंट है एरे का वो प्रिंट होगा और वो सम में ऐड हो जाएगा। फिर जब i की वैल्यू होगी 2 तो ये 1, तो ये a के 1 को प्रिंट करेगा, वो भी सम में ऐड कर देगा। फिर a के 2 को प्रिंट करेगा, वो भी सम में ऐड कर देगा। यानी एक एरे के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उसको ये प्रिंट करता जाएगा, एज वेल एज उसका सम भी करता जाएगा। और लास्ट में हमने उन सारे एलिमेंट का सम भी कर दिया। यानी इस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या किया, एक एरे के अंदर n एलिमेंट्स एंटर कराए, उन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट किया, एज वेल एज उन सारे एलिमेंट्स का सम भी किया। तो देखते हैं, एंटर लिमिट, मतलब सबसे पहले हमने लिमिट एंटर कराई, मीन्स एक एरे के अंदर में कितने एलिमेंट्स एंटर करने, हमने कहा 5। तो अब ये 5 एलिमेंट एंटर करेगा, जैसे पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो ये एलिमेंट किस में गया, a के 0 में, ये a के 1 में, ये a के 2 में, ये a के 3 में, ये a के 4 में, ये सारे एलिमेंट चले गए। अब हमें सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, एज वेल एज उसका सम भी करना है। तो ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए दूसरे वाले लूप से, और उन सारे एलिमेंट्स का इसने सम भी किया, ठीक है। तो हमने एक एरे के अंदर n एलिमेंट्स एंटर कराए, उन सारे एलिमेंट को प्रिंट किया, एज वेल एज उन सारे एलिमेंट का सम भी किया। अच्छा, ये तो सारे एलिमेंट का सम कर रहा है। अगर हमने बोला सिर्फ इवन एलिमेंट का सम करना है, तो एरे का जो भी प्रोग्राम होगा एंटर तो सब में सेम ही रहेगा। अब हमें सिर्फ इवन एलिमेंट का सम करना है, तो हम सम करते समय एक कंडीशन लगा दें। एलिमेंट एरे में किस में होते हैं, a ऑफ i में। तो यहाँ पे हमने चेक किया, अगर a के i में जो वैल्यू है उसको 2 से मॉड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, यानी वो इवन है, तो ही उसका सम हो। अब ये क्या करेगा, सम ऑफ इवन एलिमेंट्स इज s। अब ये सारे एलिमेंट का सम नहीं करेगा, जो इवन एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं का सम होगा। अब जैसे हमने 5 एलिमेंट एंटर कराए, 23, 34, 45, 66 और 12, तो इसने किसका किसका सम किया, 34 का, 66 का और 12 का। 34 प्लस 66 100, 112 सही आ रहा है। ये सिर्फ इवन एलिमेंट का सम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। ये सारे प्रोग्राम आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एन एलिमेंट्स इन एन एरे एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। हमें एक एरे में एन एलिमेंट्स एंटर कराने हैं और उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। सपोज करो एरे में एंटर हुआ
ये सारे एलिमेंट एंटर हुए। अब इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 67 और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 67 जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट है और 3 जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हमें एक एरे के अंदर एन एलिमेंट्स एंटर कराने हैं, उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, हमने एक एरे के अंदर एन एलिमेंट्स एंटर किए। ठीक है, सपोज करो इस तरह से वैल्यूज एंटर हुई। तो जब भी एरे में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात आती है तो जो एरे का जो पहला एलिमेंट है उसी को हम लार्जेस्ट मान के चलते हैं, और एरे का जो पहला एलिमेंट है उसी को एज हम स्मॉलेस्ट भी मान के चलते हैं। तो इससे क्या हुआ, फिलहाल लार्ज के अंदर क्या आ गया 12 और स्मॉल के अंदर भी क्या आ गया 12। अब हमें पूरे एरे में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। हमने 0 से n तक का लूप चलाया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर जो हमने लार्ज माना है लेस देन a ऑफ i है, i की वैल्यू है 0 और a ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है 12, क्या 12 लेस देन 12 है? नहीं, तो लार्ज के अंदर 12 ही रहेगा। क्या 12 ग्रेटर देन 12 है? नहीं है, तो स्मॉल के अंदर 12 ही रहेगा। फिर जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी, अब i की वैल्यू हुई 1 और a के 1 में क्या पड़ा हुआ है, सपोज करो 67। अब इसने, और लार्ज के अंदर है 12, अब इसने चेक किया क्या 12 लेस देन 67 है, तो लार्ज की वैल्यू ओवरराइट होके क्या हो जाएगी 67। अब ये चेक करेगा क्या 12 ग्रेटर देन 67 है? नहीं है, तो स्मॉल के अंदर 12 ही रहेगा, एंड सो ऑन। तो जब ये लूप खत्म होगा तो इस प्रोसेस से क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लार्ज में आ जाएगा और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, और ये उसके बाद लूप के बाहर हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे प्रिंट करा दिए। ये प्रिंटिंग हो गई। अब देखते हैं, नो सिंटैक्स एरर, यानी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इसको हमने क्लोज किया। अब देख लेते हैं, हमने लिमिट एंटर कराई 5। ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 78 और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 12। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेट इज लीनियर सर्च। एरे में सर्चिंग कैसे की जाती है? देखो, एरे में सर्च करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, एक होती है लीनियर सर्च टेक्निक और एक होती है बाइनरी सर्च टेक्निक। तो फिलहाल बोर्ड के लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल अभी हम लेके चलते हैं लीनियर सर्च। अब इसमें प्रोग्राम कैसे आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एन एलिमेंट्स इन एन एरे एंड सर्च फॉर एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक। मतलब हमें एक एरे में एन एलिमेंट्स एंटर कराने हैं और एक एलिमेंट यूज़र से एंटर कराना है जो कि एलिमेंट टू बी सर्च्ड है, और हमें ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखो, जैसे सपोज करो एक एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस एरे में कोई भी एलिमेंट सर्च करना होगा तो हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 0 से 4 तक। और अगर n एलिमेंट है तो 0 से n तक का लूप चला के हम एक एरे के अंदर n एलिमेंट्स कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है कि अगर हमें 20 सर्च करना है तो 20 इस एरे में एग्जिस्ट करता है कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। ठीक है, ये प्रोग्राम में हमें करना है कि हमें एक एरे में n एलिमेंट्स एंटर कराने हैं और ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एरे की लिमिट एंटर कराई, फिर एरे को डिफाइन किया। एक एरे में हमने n एलिमेंट्स एंटर करा लिए। एरे में n एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए 0 से लेस देन n तक का लूप चला लेंगे और अलग अलग इंडेक्स पोजीशन पे अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे। जैसे ही स्टोर कर लिया, इसके बाद हमने यूज़र से एंटर कराया एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, मतलब उस एरे में हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है और उसको हमने x के अंदर स्टोर कर लिया। यानी हमें एरे में कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, x एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब अगर एरे में सर्च करना है तो हमने 0 से n तक का लूप चलाया। उसके अंदर हमने एक इफ कंडीशन लगाई कि अगर a ऑफ i इज डबल इक्वल्स टू x, x है एलिमेंट टू बी सर्च, तो क्या करें, हमने एक फ्लैग वैल्यू ले रखी है f इक्वल्स टू 0। हमने कहा अगर एरे में एलिमेंट मिल जाए तो f की वैल्यू 1 हो और ये लूप उसी समय ब्रेक होके बाहर आ जाए। लूप के बाहर हमने चेक कर लिया, अगर f की वैल्यू 1 है और 1 तभी होगी जब उसको एलिमेंट मिला होगा, तो एलिमेंट फाउंड एट आई पोजीशन, यानी उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे मिल गया है। और अगर f की वैल्यू 0 ही रही, यानी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होएगी ही नहीं, तो f की वैल्यू 0 ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। नो सिंटैक्स एरर आ रहा है, इसको क्लोज किया।
पहले एरे की लिमिट एंटर कराई 5, फिर हमने एरे में एलिमेंट्स एंटर करा लिए। अब ये पूछा एलिमेंट टू बी सर्च, कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। सपोज करो हमने कहा 45, तो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे, तो लिख के आ रहा है एलिमेंट फाउंड एट 2 पोजीशन। तो ये होता है लीनियर सर्च का प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं जो कि सॉर्टिंग से रिलेटेड है, बबल सॉर्ट टेक्निक। मतलब हमें एक एरे में n एलिमेंट्स एंटर कराने हैं और उन एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। आपके कोर्स में 2 तरह की सॉर्टिंग है, डेट इज बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, चाहे कोई भी सॉर्टिंग हो, चाहे वो बबल सॉर्ट हो, चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो, कोई भी सॉर्टिंग हमेशा 2 लूप से पॉसिबल है, यानी नेस्टिंग से ही सॉर्टिंग हो सकती है। तो पहले बबल सॉर्ट की इंटरनल वर्किंग समझ लेते हैं कि बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है। देखो, जैसे एक एरे में 5 एलिमेंट है, 6, 2, 8, 4, 10। हमने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10। यानी अगर हम एरे में इस तरह से एलिमेंट डालें तो उसका आउटपुट इस तरह से आए। ठीक है, तो बबल सॉर्ट क्या करता है कि हमेशा पहले वाले एलिमेंट को उसके एक आगे वाले एलिमेंट से चेक किया जाता है। अगर फर्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होता है, बड़ा होता है, तो इन दोनों की वैल्यू स्वैप यानी इंटरचेंज हो जाती है। यानी ये पहले चेक करेगा क्या 6 ग्रेटर देन 2 है तो इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, यानी 2 पहले आ जाएगा और 6 बाद में आ जाएगा। फिर 6 को 8 से चेक करेगा, अगर बड़ा है तो 6 इधर आ जाएगा और 8 स्वैप हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर बबल सॉर्ट में हमें 5 नंबरों को अरेंज करना है तो कंप्यूटर मैक्सिमम 5 राउंड्स मारेगा। 10 नंबर्स को अरेंज करना है तो 10 राउंड्स, और n नंबर्स को अरेंज करना है तो n राउंड। यानी बबल सॉर्ट में एक लूप तो चलेगा आपका नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, और वो राउंड्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और एक लूप हमें ऐसा चलाना होगा जो हर राउंड के बाद फिर से 0 से स्टार्ट हो, फिर राउंड खत्म हो, फिर से 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, और अगर पहला वाला एलिमेंट उसके एक आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर दिया जाएगा। अब इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक एरे के अंदर हमने n एलिमेंट्स एंटर कराए। पहले तो एरे की लिमिट एंटर कराई, एरे को डिफाइन किया और एरे के अंदर n एलिमेंट्स एंटर करा लिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग। तो बबल सॉर्ट में एक लूप तो चलेगा नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, वो राउंड्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे एक एरे में 5 एलिमेंट है तो 5 राउंड, n एलिमेंट्स हैं तो n राउंड। तो हमने 0 से लेस देन n तक का लूप चलाया। दूसरा लूप चलाएंगे जो हर राउंड के फिर से 0 से स्टार्ट करे। तो हमने फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n माइनस आई माइनस 1। n माइनस आई क्यों करेंगे, क्योंकि हर राउंड के बाद एक नंबर अरेंज हो जाता है और हमें बबल सॉर्ट में एक एलिमेंट कम चलना पड़ता है। ठीक है, तो i का लूप चलता है नंबर ऑफ राउंड्स के लिए और j का लूप चलेगा जो हर राउंड के बाद फिर से 0 से स्टार्ट करे। अब हमें क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट को उसके एक आगे वाले एलिमेंट से चेक करना है। तो सपोज करो अगर पहला एलिमेंट 0 पे है और दूसरा एलिमेंट है 1 पे, तो हमने चेक किया इस समय 0 किस में है, j में है। हमने चेक किया अगर a के j यानी a के 0 में जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है a ऑफ j प्लस 1 से, यानी उसके एक आगे वाले एलिमेंट से बड़ी है, तो क्या हो, उन दोनों की वैल्यू को स्वैप यानी इंटरचेंज करना है। तो जब भी हमें दो नंबरों की वैल्यू को स्वैप यानी इंटरचेंज करना होता है तो हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ता है c। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, हमने किया c इक्वल्स टू a ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ j प्लस 1 और a ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू c। ये हो गया स्वैपिंग। और स्वैपिंग कब हुई, जब a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ j प्लस 1 से बड़ी थी। जब ये पूरे दोनों लूप खत्म होंगे, आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका होगा। इसको हमें प्रिंट करना है, तो फिर से हमने 0 से n तक का लूप चला के a ऑफ i को प्रिंट करा दिया, जो कि वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग भी दिखा देते हैं आपको। एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने 5 एलिमेंट एंटर कराए। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आ रहे हैं। तो बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट। देखो, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट काम एक ही करेंगे सॉर्टिंग का, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक थोड़ी सी वर्किंग में डिफरेंट होती है। तो पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है। देखो, सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि पहले एलिमेंट को एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेके चलते हैं। जैसे ये एरे है, हम इसमें 22 को एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेके चलेंगे और इसके एक आगे से लास्ट तक चेक करेंगे कि 22 से सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है।
जैसे इस केस में 22 से सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 12, और वो कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3। तो इस ये वाला एलिमेंट 22 से स्वैप हो जाएगा, ठीक है। यानी जब ये एक राउंड घूमेगा, पहला नंबर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर हमको इसको एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है, उसके एक आगे से लास्ट तक चेक करेंगे। अब 13 से तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कोई है ही नहीं। फिर 64 को स्मॉलेस्ट मानेंगे, उसके एक आगे से, तो 22 इधर आ जाएगा और 64 इधर आ जाएगा। फिर 64 को उसके एक आगे से चेक करेंगे, तो 33 इधर आ जाएगा और 64 इधर आ जाएगा। इस तरह से ये एरे के एलिमेंट्स अरेंज हो जाएंगे। तो हमें पता है, चाहे बबल सॉर्ट हो चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो, सॉर्टिंग हमेशा 2 लूप से ही पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एरे की लिमिट एंटर कराई और एरे को डिफाइन कर दिया। फिर हमने 0 से n तक का लूप चला के एक एरे के अंदर n एलिमेंट्स एंटर करा लिए। सिलेक्शन सॉर्ट में एक लूप तो चलेगा नंबर ऑफ राउंड्स के लिए, वो राउंड्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब यहाँ से सिलेक्शन सॉर्ट शुरू हो गया, ठीक है। जैसे सपोज करो एरे में ये एलिमेंट्स हैं 9 6 8 7 3। तो हमने क्या करना है, हमने एक int स्मॉल वेरिएबल लिया इक्वल्स टू a ऑफ i। इससे क्या हुआ, स्मॉल के अंदर क्या आ गया, 9। हम पहले एलिमेंट को एज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेके चले, और a ऑफ i में ही फिलहाल क्या पड़ा हुआ है, 9। p इक्वल्स टू i, p के अंदर वो पोजीशन स्टोर हो गई जिस पोजीशन पे हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखा हुआ है। फिलहाल इसमें आ गया 0। अब इस 9 को हमें इसके एक आगे से लास्ट तक चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हम j का लूप चलाएंगे कहाँ से, i+1 से, और कहाँ तक चलेगा वो n तक, और j++। फिर इसके बाद हम सेम वैसा ही करेंगे जैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम करते हैं। हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर जो हमने स्मॉल माना है, अगर उसकी वैल्यू a ऑफ j आगे किसी से भी बड़ी है, ठीक है, अगर 9 की वैल्यू किसी से भी बड़ी है, तो स्मॉल के अंदर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए और p के अंदर वो पोजीशन स्टोर हो जाए जिस पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी जब ये j का लूप खत्म होगा, a ऑफ i में स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और a ऑफ i में तो पहला एलिमेंट होगा 9, है ना, और a के p में वो एलिमेंट आ जाएगा जो 9 से सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो कि है 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें a ऑफ i की वैल्यू a ऑफ p से स्वैप करनी पड़ेगी। जैसे बबल सॉर्ट में हम a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ j+1 से स्वैप करते हैं। कब स्वैप करते हैं, जब a ऑफ j की वैल्यू a ऑफ j+1 से बड़ी होती है। सिलेक्शन सॉर्ट में हमें a ऑफ i की वैल्यू को a ऑफ p से स्वैप करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है कि स्वैप करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ता है c। तो c इक्वल्स टू a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ p, और a ऑफ p इक्वल्स टू c। तो जब ये j का लूप और i का लूप पूरा खत्म होगा, a के अंदर जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गए होंगे। इनको हमने सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। एंटर लिमिट हमने 5 डाला, एंटर एलिमेंट 9 6 8 7 3। ये सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गए, और ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम की मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, प्रोग्राम नंबर 18। अब ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का। आपको पता है कि जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फंक्शन ओवरलोडिंग का आना ही आना है। तो जब भी फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके क्लास में जितने भी फंक्शंस बनेंगे उन सबका नाम सेम होगा, लेकिन उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक क्लास बनाई, इसके अंदर हमने एक वॉइड एरिया नाम का फंक्शन बनाया। इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए, डेट इज एल और बी। और इस फंक्शन का काम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। तो हमने int a लिया इक्वल्स टू l इंटू बी, और उसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वॉइड है, ठीक है। अगर फंक्शन के नाम के आगे वॉइड लगा होता है तो इसमें हम रिटर्न नहीं करते, जो भी आंसर आता है उसको यहीं पे प्रिंट किया जाता है। जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, हमने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी क्या रखा, वॉइड एरिया। इसमें हमने 3 आर्गुमेंट ले लिया, int l, int b और int h। इसमें हमने एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला है, तो int a इक्वल्स टू l इंटू बी इंटू h, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। और जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, हमने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी क्या रखा, वॉइड एरिया। इसमें हमने एक आर्गुमेंट लिया int l, इसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या होगा, l इंटू l, और इसमें हमने प्रिंट कर दिया। यानी हमने एक क्लास में अभी फिलहाल कितने फंक्शन बनाए, 3।
पहले तीनों का नाम सेम है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है और इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है। अब सपोज करो हमने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी वॉइड एरिया ही रखा और इसमें हमें एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्किल में भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे, एक ही होगा, लेकिन अब इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है और इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो अगर बाई चांस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेटा टाइप डिफरेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे INT टाइप का डेटा टाइप है, यहाँ पे फ्लोट तरह का डेटा टाइप ले लिया। अब हमने फ्लोट ए लिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक क्लास में जितने भी फंक्शन बनेंगे उनका नाम सेम होगा, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट किया जाएगा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे, और बाय चांस अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होंगे तो उनको डिफरेंशिएट किया जाएगा उनके डेटा टाइप के बेसिस पे, ठीक है। और फंक्शन ओवरलोडिंग का एक प्रोग्राम बोर्ड में आता ही आता है। तो इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है वॉइड एरिया, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोट तरह की वैल्यू पास करनी पड़ेगी 6.9f। तो ये एरिया ऑफ आपका सर्कल निकालेगा, ठीक है। अब अगर जो है यहाँ पे वॉइड की जगह INT होता, ठीक है, यहाँ पे सब में एक INT टाइप का रिटर्न टाइप होता, तो इसमें हमें क्या चेंज करना पड़ता, अगर फंक्शन के नाम के आगे वॉइड की जगह INT लगा है या फ्लोट लगा है तो हमें जो आंसर आएगा उसको प्रिंट नहीं करना होगा, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिटर्न ए। ठीक, तो भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो आपको बोर्ड के क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो फंक्शन के नाम लिख के आ रहे हैं, अगर उस नाम के आगे वॉइड लगा है यानी वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, INT लगा है या फ्लोट लगा है या डबल लगा है या स्ट्रिंग लगा है तो उसमें आपको उस तरह की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक फंक्शन ओवरलोडिंग का भी प्रोग्राम आता ही आता है बोर्ड में। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम 19 पे, तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का भी एक प्रोग्राम आना ही आना है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पहले देख लो। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम ऑफ अ क्लास, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ क्लास नेम स्टूडेंट विच हैज़ द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स। लाइक हमें एक क्लास बनानी है, उसका नाम क्या रखना है, स्टूडेंट, उसके ये सारे ग्लोबल मेंबर्स हैं, दैट इज़ नेम, एड्रेस, M1 M2 M3 टोटल और परसेंटेज। फिर हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जितने भी आपके ग्लोबल मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। फिर इसमें मेंबर मेथड्स, मेथड मतलब होता है फंक्शन, जिसमें एक वॉइड इनपुट, वॉइड कैलकुलेट और वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाना है और इन सबको मेन में कॉल करना है। तो देखो हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम फिलहाल हमने प्रोग्राम 19 रखा हुआ है, या इसका नाम हमने क्या रख दिया, सपोज करो स्टूडेंट, ठीक है। विच हैज़ द फॉलोइंग डेटा मेंबर्स, लाइक जिसमें नेम और एड्रेस किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के, M1 M2 M3 इंटीजर टाइप के होंगे, टोटल भी इंटीजर टाइप का होगा और फ्लोट तरह का परसेंटेज होगा। इंटीजर में होल नंबर से एंटर हो सकते हैं, फ्लोट में जो है पॉइंट्स में वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है। तो कैसे पता चलेगा कोई चीज़ कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम है स्टूडेंट, अगर हम फिर से इस स्टूडेंट क्लास के अंदर फिर से स्टूडेंट लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दें, इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे ग्लोबल मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करते समय जितने भी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जैसे नेम और एड्रेस, इनको किससे इनिशियलाइज किया जाता है, डबल कोट से, और जितने भी न्यूमेरिक होते हैं उनको 0 से इनिशियलाइज किया जाता है। जो आपका परसेंटेज है वो फ्लोट टाइप का है, इसलिए 0.0f से इसको इनिशियलाइज किया गया है। फिर हमने एक वॉइड इनपुट फंक्शन बनाया। इनपुट फंक्शन के थ्रू हमें क्या क्या इनपुट कराना है, नेम, एड्रेस, M1 M2 M3। तो नेम एंटर कराया, नेम कैसे एंटर होगा, नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि स्ट्रिंग तरह की वैल्यू है, एड्रेस भी स्ट्रिंग तरह की वैल्यू है। फिर हमने 3 सब्जेक्ट से मार्क्स एंटर करा लिए। बस इस फंक्शन का काम क्या था, सिर्फ नेम, एड्रेस और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराना। इनपुट करा लिया, इसमें स्कैनर लिया है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऊपर import java.util पैकेज लेना पड़ेगा, क्योंकि util पैकेज के अंदर ही स्कैनर क्लास इंस्टॉल्ड होती है। फिर दूसरा फंक्शन बनाना है वॉइड कैलकुलेट, जिसके थ्रू टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो टोटल इक्वल्स टू M1 M2 M3 प्लस कर दिया और परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दिया। यहाँ पे हमने INT टोटल और फ्लोट परसेंटेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब ग्लोबल मेंबर्स हैं, हर फंक्शन में ये जा सकते हैं। जो भी जो है आपके ग्लोबल मेंबर्स होते हैं
वो पूरे प्रोग्राम में हर फंक्शन में ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हमने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया। अब मेन में अगर हमें ये सारे फंक्शंस कॉल करने हैं तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम क्या था? स्टूडेंट। OB इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। किसी भी क्लास के किसी भी फंक्शन को हम उसके ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं। फिर OB.input, OB.calculate और OB.display के थ्रू हम फंक्शंस को रन करा सकते हैं मेन में। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर नेम, सबसे पहले हमने नाम डाला, एंटर एड्रेस, फिर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स 90, 89, 99। तो ये डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू सारी चीज़ें डिस्प्ले होके आ गई। तो एक जो है कंस्ट्रक्टर का भी इस पैटर्न का प्रोग्राम आएगा ही आएगा बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, दैट इज प्रोग्राम 20। यह है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। देखो, हमें एक क्लास बनाई, उसका नाम रख दिया प्रोग्राम 20। इसके अंदर 2 ग्लोबल मेंबर ले लिए, नेम और सेल। ये 2 इस क्लास के ग्लोबल मेंबर्स हैं और ग्लोबल मेंबर्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। हमने कहा इन दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज कर दो यूजिंग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स और सेल इक्वल्स टू 0.0f कर दिया। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें नेम और सेल ही एंटर करानी है। तो कंस्ट्रक्टर भले ही पैरामीटराइज्ड हो चाहे नॉन पैरामीटराइज, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। तो यहाँ पे फिर से हमने प्रोग्राम 20 लिखा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कितनी चीज़ें एंटर करानी है? 2, एक स्ट्रिंग टाइप की और एक फ्लोट टाइप की। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया n नाम एंटर कराने के लिए और फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया s सैलरी एंटर कराने के लिए। और यहाँ पे जैसे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स लिखते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? नेम इक्वल्स टू n, जिसमें n और s लोकल वेरिएबल्स हैं। तो हमें ग्लोबल वैल्यू को लोकल वैल्यू से इक्वेट करना पड़ेगा इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। तो नेम इक्वल्स टू n और सेल इक्वल्स टू s, जिसमें नेम और सेल आपके ग्लोबल मेंबर्स हैं और n और s लोकल वेरिएबल्स हैं। फिर वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे SOPLN नेम करेंगे, n क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि n लोकल है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन नेम और सैलरी ग्लोबल मेंबर्स हैं, उनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं पास किया, तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। अब अगर और OB.display से ये नेम में तो कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स है और सेल में 0 डिस्प्ले करेगा। तो पहले इतना ही प्रोग्राम चला के देखते हैं। देखो, नेम में कुछ नहीं डिस्प्ले हुआ, सेल में 0.0 डिस्प्ले हुआ। लेकिन अगर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जैसे रवि और 8000। अब देखते हैं। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाते समय पैरामीटर पास कर दिया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अब हमने इस क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर बनाए? 2। तो अ क्लास कंटेनिंग मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और अगर एक क्लास में एक ही नाम के फंक्शंस होते हैं वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है हमें? राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग एंटर करानी है और ये चेक करना है वेदर द एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है? वो स्ट्रिंग जिसको उल्टा लिखने और सीधा लिखने पे सेम आता है। जैसे हमने एक नाम एंटर कराया नितिन, ये पैलिंड्रोमिक नेम है क्योंकि इसको रिवर्स करने पे भी नितिन ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने एंटर कराया नाम ओम, तो इसको रिवर्स करने में क्या आएगा? MO। तो ये जो है पैलिंड्रोम नहीं है और नितिन जो है पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है? एक स्ट्रिंग एंटर करानी है और उसको रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स कर देना है और रिवर्स वाले को ओरिजिनल स्ट्रिंग से चेक करना है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, नहीं तो नॉट है। तो हमने एक स्ट्रिंग एंटर कराई, ठीक है। जैसे सपोज करो स्ट्रिंग एंटर हुई ओम, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 2। अब अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो हमें अगर ये चीज़ S में है, यानी S की 0 पोजीशन पे O है और 1 पोजीशन पे M है, तो अगर हमें इसको रिवर्स करना है तो 1 से 0 तक का लूप चलाना पड़ेगा। और ओम की लेंथ कितनी आ रही होगी? 2। तो हमने इसको रिवर्स करने के लिए लूप कहाँ से चलाया? L-1 से। ओम की लेंथ है 2, 2 - 1, 1 से लूप चला और 0 तक, 1 से 0 तक का उल्टा लूप चलाया। और हमने एक R जो है एक ब्लैंक स्ट्रिंग रखी है, इस S स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर ब्रेक करके रिवर्स ऑर्डर में उसको R के अंदर स्टोर कर दिया। यानी जब ये लूप खत्म होगा तो R के अंदर आपकी रिवर्स स्ट्रिंग आ गई होगी, डेट इज MO।
ठीक है। अब उल्टा स्ट्रिंग किस में आ गया, आर में, और सीधा स्ट्रिंग किस में पड़ा हुआ है, एस में। अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर उल्टा स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, जब भी हमें दो स्ट्रिंग की इक्वालिटी चेक करनी होगी तो इक्वल्स फंक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, हमने चेक किया इफ आर डॉट यानी उल्टा स्ट्रिंग बराबर सीधा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग एंटर करानी है, उसकी लेंथ निकालनी है, उसको रिवर्स करना है, और रिवर्स स्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग से चेक कर लेना है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, नहीं तो वो नॉट पैलिंड्रोम है। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने स्ट्रिंग एंटर कराई नितिन, अब नितिन को रिवर्स करने पे नितिन ही आएगा, तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। और अगर हम कोई और स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमने लिया पूजा, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, ये नॉट पैलिंड्रोम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर स्ट्रिंग एंड प्रिंट द लेंथ ऑफ ईच वर्ड, यानी हमें एक स्ट्रिंग एंटर करानी है और उसके हर वर्ड को अलग करना है और उस वर्ड को ही प्रिंट करना है, एज वेल एज उसकी लेंथ भी देनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक सेंटेंस एंटर कराया, सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर एनी सेंटेंस, और उसको एस के अंदर स्टोर कर लिया, उस सेंटेंस को की लेंथ एल में स्टोर कर दी। ठीक है, जैसे सपोज करो स्ट्रिंग एंटर कराई बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, तो इसकी लेंथ एल में आ गई। अब कैसे पता चलेगा कि ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, कैसे पता चल रहा है, स्पेस से। तो हमने क्या किया, 0 से एल तक का लूप चलाया, हमने चेक किया अगर एस डॉट कैरेट ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू स्पेस, यानी उसको जहाँ पे स्पेस मिले, तो जैसे बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स है तो उसको पहली स्पेस कहाँ मिलेगी, 0 1 2 3 4 पोजीशन पे उसको पहली स्पेस मिलेगी। अब हमने जैसे ही स्पेस मिला, हमने किया डब्ल्यू इक्वल्स टू एस डॉट सब स्ट्रिंग पी कॉमा आई, पी की वैल्यू हमने 0 डिफाइन कर रखी है, और जिस समय स्पेस मिली उस समय आई की वैल्यू थी 4, तो इसने सब स्ट्रिंग बनाई 0 से 4 तक की, 0 से 4 यानी 0 से 3 तक ही लेगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग में जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है उससे एक कम लेता है। तो डब्ल्यू में क्या आ जाएगा, बेस्ट, एक्स में क्या आया, डब्ल्यू की लेंथ, बेस्ट की लेंथ इज 4, तो इसने बेस्ट की लेंथ 4 प्रिंट कर दी। जैसे 4 प्रिंट की, अब हमने कर दिया पी इक्वल्स टू आई प्लस 1, जब स्पेस मिली थी उस समय आई की वैल्यू क्या थी, 4, नेक्स्ट टाइम पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब पी की वैल्यू यहाँ पे आ गई ओ वाली पोजीशन पे, उसको नेक्स्ट स्पेस मिलेगा 7 पे। अब ये सब स्ट्रिंग बनाएगा 5 से 7 तक की, यानी डब्ल्यू में क्या आएगा, ऑफ, एक्स में क्या आया 2, इसने ऑफ की लेंथ 2 प्रिंट कर दी, एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में ये वाली लाइन क्या कर रही है, किसी भी सेंटेंस के एक एक वर्ड को अलग कर रही है सबस्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू, और वर्ड कैसे अलग हो रहा है, जहाँ पे स्पेस मिल रही है उससे पहला वाला वर्ड एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसकी लेंथ निकाली और उसको प्रिंट करते गए। तो हमें क्या करना था, इसमें एक स्ट्रिंग एंटर कराई, उसके एक एक वर्ड को अलग किया, उस वर्ड को भी प्रिंट करना था, एज वेल एज उस वर्ड की लेंथ भी प्रिंट करनी थी। तो इसको देख लेते हैं चला के ये चल रहा है कि नहीं प्रोग्राम। दिस इज कंप्यूटर्स, तो दिस की लेंथ 4, इसकी लेंथ 2, स्विफ्ट की लेंथ 5 और कंप्यूटर्स की लेंथ 9, ये लेंथ ऑफ ईच वर्ड। तो ये सारे प्रोग्राम्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये सारे प्रोग्राम्स थरली रिवाइज कर लिए तो बोर्ड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।